हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर स्टीफन ईश्वर दास है और मैं एक स्पेस साइंटिस्ट हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी कहानी की शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रगल किया है और तब जाकर आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। खैर चलिए, मैं अपनी कहानी की शुरुआत अपने सबसे अच्छे दिनों से करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्टीफन ईश्वर दास है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो चुकी है। मैं कई सालों से टाइम ट्रेवल पर रिसर्च कर रहा था कि आखिर टाइम ट्रेवल कैसे किया जाता है, क्या टाइम में आगे पीछे जाया जा सकता है। और आज वो दिन है जब मैंने एक ऐसा टाइम मशीन बना लिया है जो देखने में तो काफ़ी बड़ा है, पर उस मशीन पर अपना हाथ रखकर बस एक खास तरह के बटन को दबाते ही वो मशीन एक कलाई घड़ी के आकार में बदल जाता है। यानी कि मैं इस मशीन को अपने साथ लेकर कहीं भी घूम सकता हूँ, एक कलाई घड़ी के रूप में। लेकिन नहीं, मैं इस टाइम मशीन को अपने साथ लेकर घूमने के लिए थोड़ी ना बनाया हूँ। मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँ। समय में आगे जाऊँ या फिर समय में पीछे जाकर उन गलतियों को सुधारूँ जिससे हमारा देश भारत आज इतना पिछड़ा हुआ है। नहीं, अतीत में जाकर इतने सारे घटनाओं को थोड़ी ना सुधारा जा सकता है। उससे अच्छा तो ये होगा कि मैं भविष्य में चलता हूँ और देखता हूँ कि आने वाले समय में कुछ सालों में इंसान आखिर कितना ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। क्या हम कभी एडवांस सिविलाइजेशन कहलाने के लायक भी बन पाएंगे या नहीं। यही सोचकर मैं उस घड़ी के आकार वाले टाइम मशीन को अपने कलाई से निकाला और उसे जमीन पर रखकर एक खास तरह के बटन को दबा दिया जिससे कि ये मशीन बड़ा होता। वो बटन दबाते ही ये मशीन बड़ा हो गया और मैं उस मशीन के चमकते हुए दरवाजे के जरिए मशीन के अंदर पहुंचा। अंदर कई सारे छोटे छोटे वार्म होल बन रहे थे और वहां पर जगह जगह पर घड़ियों की सुइयां घूम रही थी। लेकिन मुझे समय में आगे जाना था। मैं मशीन के इंजन के पास पहुंचा जहां से मशीन को बंद या फिर चालू किया जा सकता था। मैं वहां पहुंचकर मशीन को स्टार्ट कर दिया और फिर फॉरवर्ड वाले बटन को दबाया। बटन दबाते ही जैसे थोड़ी देर के लिए समय थम सा गया था और फिर कुछ ही देर बाद मैं पहुंच चुका था भविष्य में। ये साल चल रहा था 2024 और मैं अपने मशीन के अंदर से ही बैठा इस पूरे साल को एक्सप्लोर किया। ये एक साल जिसे कुछ ही मिनटों में बीत गया और मैं देख पाया हमारा ये साल ठीक ठाक ही गुजरा। इंसान पहले से ज़्यादा बिल्कुल ना के बराबर तरक्की कर पाए थे। फिर मैं साल 2025 में पहुंचा और हमारा ये साल अच्छा ही बीता। बस में कुछ नई बीमारियों का सामना करना पड़ा, पर हमारे साइंटिस्ट इनका भी एंटीडोट बना लिए थे। मैं ऐसे ही समय में आगे बढ़ता गया और साल 2050 में पहुंचा। साल 2050 ये लग रहा है कि अब हमारी दुनिया कुछ तरक्की कर पाई है। यहाँ सभी जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और सभी काम डिजिटल तरीके से होने लगे हैं। हमारे कागज की नोट अब बंद हो चुके हैं और पैसों का पेमेंट अब सिर्फ ऑनलाइन तरीके से होता है। यह देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और फिर मैं समय में आगे बढ़ता चला गया। दुनिया में परिवर्तन होते चले गए और कुछ परेशानियां भी आई, लेकिन इंसान उन परेशानियों का सामना करने में सक्षम रहे। मैं ऐसे ही समय में आगे बढ़ता गया और हर एक साल को एक्सप्लोर करता जा रहा था। लेकिन जब मैं पहुंचा साल 2080 में, तब मुझे सब कुछ बदला बदला सा दिखने लगा। यहाँ धरती पर सभी जगह रात ही रात थी, अंधेरा ही अंधेरा सभी जगह छाया हुआ था और मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हुआ है। यहाँ कुछ बिल्डिंग में सिर्फ लाइटें जल रही थी, बाकी सभी जगह अंधेरा। मैं लगभग 1 महीने समय में और आगे गया और तब मैं देख पाया यहाँ धरती पर अंधेरा ही अंधेरा ये पूरा महीना छाया हुआ था। एक भी दिन सूरज नहीं निकला था और मैं धरती पर देख रहा था। धरती पर एक भी इंसान दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और तब मैं देखा आसमान में वो उड़ता हुआ अजीब सा दिखने वाला जीव और मैं सोचने लगा यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। जरूर इस साल में कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है। मुझे समय में पीछे जाकर देखना होगा कि आखिर धरती पर अंधेरे की शुरुआत कहाँ से हुई है। मैं समय में पीछे गया, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पाया क्योंकि ये मशीन लाइट के स्पीड से चलती है जो समय में सिर्फ एक झटके में आगे या फिर पीछे चली जाती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था
और तब मैं सोचने लगा, अगर मुझे इस रहस्य को सुलझाना है, अगर आने वाले साल 2080 में इस धरती को बचाना है, तो मुझे समय यात्रा से बाहर निकलकर सचमुच की दुनिया में जाना होगा। मुझे उस समय में जाना होगा जब धरती पर सब सामान्य चल रहा था। मुझे इस टाइम मशीन से बाहर निकलना ही होगा और तब मैं समझ पाऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था धरती पर। मैं यही सोचकर साल 2080 के उस समय में पहुंचा जब धरती पर सब सामान्य चल रहा था। वहां पहुंचकर मैंने अपने मशीन को बंद कर दिया और उस टाइम मशीन से बाहर आ गया। फिर उस मशीन पर अपने हाथ को रखकर उस खास तरह के बटन को दबा दिया। वो बटन दबाते ही टाइम मशीन एक कलाई घड़ी के रूप में बदल चुकी थी और मैं उस मशीन को अपने कलाई पर पहन लिया। फिर मैं उस दुनिया में घूमने लगा। मैं वहां देखने लगा, वहां सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के काम में बिजी थे। इसी तरह मैं वो पूरा दिन घूमता ही रहा, वहां के शहरों को देखता ही रहा। फिर रात होने पर मैं फुटपाथ पे जाके सो गया। मुझे लगा था कि मुझे भूख प्यास भी लगेगी, लेकिन मुझे भूख प्यास लगी ही नहीं। और इसका कारण शायद ये था कि मैं वर्तमान के समय में नहीं था, मैं भविष्य में था। फिर मैं वहीं रात निकाला और सुबह होने पर मैं फिर से वहां के शहरों में घूमने लगा। वहां मुझे कई लोग मिलते और मैं उनसे न्यूज के बारे में पूछता कि स्पेस के बारे में कोई खास न्यूज है, तो उनका कहना होता, नहीं, खास न्यूज क्या रहेगा, बस हमारे साइंटिस्ट नए नए ग्रहों का खोज कर रहे हैं, वो स्पेस पे रिसर्च कर रहे हैं। फिर मैं भी चुप हो जाता। वहां मैंने कई लोगों को फोन में स्पेस न्यूज दिखाने के लिए बोला और वो भी लाइव न्यूज मुझे दिखाए, लेकिन वहां के स्पेस एजेंसियां जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि धरती पर क्या होने वाला है। मैं भी समझ नहीं पा रहा था, ये स्पेस में इतना ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं, अगर कुछ ऐसा घटना घटने वाला होता जिससे कि धरती पर अंधेरा छा जाए तो इन्हें तो पता होना चाहिए। मैं ऐसे ही रिसर्च करता रहा, जानकारियां जुटाने की कोशिश करता रहा कि आने वाले 1-2 दिनों में आखिर ऐसा क्या होने वाला है धरती पर जिससे यहाँ पर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ जानकारियां जुटा ही नहीं पाया, जैसे वहां के लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो कि आने वाले 1-2 दिनों में, आने वाले समय में क्या होने वाला ऐसा धरती पर। लेकिन मैं जानता था यकीनन यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। मैं ऐसे ही रिसर्च करता रहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला। और तब मैं सोचने लगा, मुझे यहाँ पर रहकर खुद देखना होगा, अपनी आंखों से ही देखना होगा उस घटना को, जिस घटना के कारण यहाँ धरती पर अंधेरा छाएगा। ऐसे ही मैंने वहाँ 2 दिन निकाले और दूसरे दिन के लगभग 3 बजे के करीब वहाँ सब सामान्य चल रहा था। मैं वहीं शहर में घूम रहा था कि तभी मैंने देखा, अचानक से वहाँ पे जितने भी इंसान थे, चलते फिरते इंसान, वो स्थिर होना शुरू हो गए थे। वहाँ पे गाड़ियाँ, हवाएं, हिलते हुए पेड़ पौधे, कारखाने से निकलते हुए धुएं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो कि पानी से अपने चेहरे को धो रहा था, सभी के सभी स्थिर हो चुके थे। और वो पानी, जो व्यक्ति उस पानी से अपने चेहरे को धो रहा था, वो पानी भी हवा में अटकी हुई थी। और ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान, आखिर ऐसा क्या हो गया है धरती पर? ये सारे इंसान स्थिर कैसे हो गए हैं? ये पुतले जैसा क्यों बन गए हैं? यहाँ पे हवाएं, ये चलना कैसे बंद हो गई है? मैं वहां उस शहर में घूमने लगा, वहां पर देखने लगा कि ये पूरे शहर में ऐसा हुआ है या फिर सिर्फ इसी जगह पर ऐसा है। मैं वहां शहर में लगभग काफी दूर तक घूमा, लेकिन सभी जगह भागते हुए लोग, नल से निकलते हुए पानी, सड़क पर चलती हुई गाड़ियां, हिलते हुए पेड़ पौधे, यहाँ तक कि कारखाने से निकलते हुए धुएं, सभी के सभी स्थिर थे। मैं हैरान था कि तभी वहां धरती पर जो सूरज की रोशनी पड़ रही थी, वो भी अब जैसे मध्यम सी हो गई थी। धरती पर मध्यम सी रोशनी आने लगी थी और देखते ही देखते आसमान में तारे दिखाई पड़ना शुरू हो गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था, दिन के 3:30 बजे ही आखिर शाम कैसे हो सकता है? क्या सूर्य ग्रहण लगा है? नहीं, अगर सूर्य ग्रहण लगा होता तो भले ही दिन में शाम जैसा माहौल हो जाता, लेकिन यहाँ पे लोग, ये हिलते हुए पेड़ पौधे, ये गाड़ियां, ये स्थिर कैसे हो सकते थे? मैं भी इतना सोच ही रहा था कि तभी वहां आसमान में सूरज, जो कि लाल था, वो देखते ही देखते काला फिरना शुरू हो गया था। वहां आसमान में चमकते हुए तारे, उसकी रोशनियां कम होना शुरू हो गई थी और सभी तारे काले फिरते जा रहे थे और कुछ ही देर में
सूर्य से लेकर सारे तारे काले फिर चुके थे और यहाँ धरती पर घूप अंधेरा छा चुका था। यहाँ के कुछ बिल्डिंग में जो कि लाइटें जल रही थी जो पहले से ही जली हुई थी, और मैं अब अच्छी तरह से समझ पा रहा था यही नजारा तो मैंने देखा था टाइम ट्रेवल करते समय। लेकिन अभी भी एक खतरा धरती पर आना बाकी है। वो आसमान में उड़ते हुए जीव, अजीब से दिखने वाले जीव, पता नहीं वो धरती पर कैसे आएंगे और इंसान धरती पर से कैसे गायब होंगे। यहाँ पूरे पृथ्वी पर एक मनहूसियत सी छा चुकी थी और मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि मैं अकेला ही इस पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति हूँ जो सिर्फ जिंदा है। यहाँ सारे इंसान पुतले बन चुके हैं और आप समझ सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप अगर पूरे पृथ्वी पर अकेला बच जाएं तो आपको कैसा अनुभव होगा। वो घबराहट मुझे महसूस हो रही थी और मैं अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। मैं ये सोचने लगा कि आखिर कैसे बचा जा सकता है इस मुसीबत से। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी आसमान से बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में कोई उड़ता हुआ पक्षी हो जो चें चें की आवाजें निकाल रहा हो। और तब मैं आसमान की ओर देखा। आसमान में हजारों की संख्या में उड़ता हुआ इंसान सा दिखने वाला जीव, उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और मैं उस अंधेरे में भी उसको साफ साफ देख पा रहा था। उसके वो बड़े बड़े पंख और उसकी चमकती हुई आंखें, उसका शरीर साफ साफ पता चल रहा था कि इंसानी शरीर है और उसके शरीर पर 2 पंख। वहाँ ऐसे बहुत सारे जीव थे और मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैं क्या करता? मैं सोचने लगा क्या मैं अपने टाइम मशीन में जाऊं? नहीं, टाइम मशीन में गया तो फिर यहाँ की गुत्थी को मैं कभी सुलझा ही नहीं पाऊंगा। मुझे यहीं रहना चाहिए। यकीनन अगर मैं यहाँ के इंसानों के अस्थिर होने वाली समस्या से बच चुका हूँ तो इस समस्या से भी बच जाऊंगा। मुझे यहीं रहकर देखना चाहिए। मैं वहीं खड़ा रहा और तब मैं देख पा रहा था वहाँ वो बड़े बड़े पक्षी जो कि हजारों की तादाद में थे, वो सभी इंसानों को उठा कर आसमान में ले जाना शुरू हो गए थे। और मैं वहाँ धरती पर पड़ रहे थोड़े थोड़े सी रोशनी में, जो कि रात के वक्त थोड़ी थोड़ी सी रोशनी होती है, उस रोशनी में मैं देख पा रहा था वहाँ वो बड़े बड़े अजीब से दिखने वाले पंछी इंसानों के शरीर को नोच नोच कर हवा में खा रहे थे। और तब मैं समझ पाया था इंसान इसी तरह से गायब हुए हैं धरती पर से। वहां देखते ही देखते जितने भी इंसान रास्ते पर थे, घर के बाहर, बिल्डिंग के बाहर जितने भी इंसान थे, सारे इंसान गायब हो चुके थे। वहां हजारों के तादाद में वो पंछी, अजीब से दिखने वाले पंछी या फिर राक्षस, वो जो भी थे, वो इंसानों को उठा कर आसमान में ले जाकर खा चुके थे। मैं ये देख ही रहा था कि तभी एक अजीब सा दिखने वाला बड़ा सा पंछी वो मेरे पास उड़ता हुआ आया और वो मुझे पकड़कर आसमान में ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो मुझे उठा ही नहीं पाया। उसने मुझे पकड़ा तो जरूर था, वो मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो मुझे कुछ नुकसान ही नहीं पहुंचा पा रहा था। वो लगातार अपने बड़े बड़े दांतों को मेरे शरीर में गड़ाना चाहता था, लेकिन उसके दांत मेरे शरीर में गड़ ही नहीं रहे थे। तब मैं समझ पाया था इसका कारण है मेरा भविष्य में होना, क्योंकि मैं वर्तमान के समय में नहीं हूं और इसी वजह से ये मुझे मार भी नहीं सकते। ऐसे ही जब कुछ देर वो मुझे मारने की प्रयास करता रहा और वो मुझे मार नहीं पाया, तो वो फिर से आसमान में उड़ता हुआ चला गया और किसी और शिकार का तलाश करने लगा। उसके बाद मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसा धरती पर हुआ कैसे? क्या इसकी जानकारी साइंस से जुड़ी किताबों में मिल सकती है? मैं खंगालना चाहता था, लेकिन सबसे पहले मुझे रोशनी की व्यवस्था करनी थी। इसलिए मैं पास के ही एक बिल्डिंग में गया और वहाँ जो इंसान स्थिर पड़ चुके थे, मैं उसके जेब से फोन को निकाला और उसकी फ्लैश लाइट को जलाकर एक लाइब्रेरी की तलाश करने लगा। मैं वहाँ पूरे शहर में घूमता रहा और मुझे एक बड़ी सी लाइब्रेरी मिल भी गई, जो उस शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। और मैं उस लाइब्रेरी में गया, वहाँ साइंस से जुड़ी कई सारे किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। मैं वहाँ 2023 से लेकर 2080 के बीच में जितने भी साइंस से जुड़ी किताबें बनी थी, मैं सारे किताबों को पढ़ डाला। स्पेस से जुड़ी कई सारी किताबें, मैं सभी किताबों को खंगाल डाला, लेकिन ऐसी जानकारियाँ
मुझे किसी भी किताब में मिली ही नहीं। अब मैं किसी और लाइब्रेरी में जाना चाहता था। हो सकता है वहाँ पे किसी और अलग तरह की किताब हो, साइंस से जुड़ी अलग तरह की किताब, और उसे मैं पढूं। उसमें हो सकता है इससे जुड़ी कोई जानकारियां मिल जाए। मैं दूसरे लाइब्रेरी में गया और ये लाइब्रेरी काफी पुराना सा लग रहा था। मैं वहां पहुंचा और उस लाइब्रेरी में बहुत सारे पुराने पुराने किताब। यहाँ इस लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब थे जो कि हजारों साल पुराना थे। और मैं सोच रहा था आखिर इतनी पुरानी किताबों को इस लाइब्रेरी वाले ने कैसे संभाल कर रखा होगा। क्या ये ग्रंथ है? जो भी हो, मैं वहां एक एक करके किताबों को ढूंढने लगा। मैं स्पेस से जुड़ी किताबों को ढूंढना चाहता था और मुझे एक किताब ऐसी मिल भी गई जो कि स्पेस से रिलेटेड थी। और मैं उसके पन्नों को उल्टाना शुरू कर दिया। उसके पन्ने आधे अधूरे थे, आधे पन्ने गले हुए, कुछ पन्ने फटे हुए। और मैं उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे कई सारी चीजें जो समझ में नहीं आ रही थी और कई सारी चीजें जिसे मैं समझ पा रहा था। ये किताब पूरी की पूरी संस्कृत में लिखी हुई थी और मैं संस्कृत को पढ़ना जानता था, उसे समझना जानता था। मैं बचपन के दिनों में ही संस्कृत की शिक्षा ली थी, इसी वजह से मैं इस किताब को अच्छे से पढ़ पा रहा था। मैं इस किताब को पूरा पढ़ा और तब जाकर मुझे पता चला कि ऐसा तभी हो सकता है जब समय को रोक दिया जाए। समय को रोकने के बाद ही पृथ्वी पर सब कुछ अस्थिर हो सकता है। ब्रह्मांड के सभी ग्रह, तारे, नक्षत्र, इंसान, पेड़ पौधे, हवाएं सभी स्थिर हो सकते हैं। वहां ऐसी जानकारियां दी गई थी और मैं सोच रहा था लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? अगर समय ही रोक दिया जाए, अगर ग्रह घूमना बंद हो जाए तो पूरे पृथ्वी पर ही तबाही आ सकती है। यहाँ के समुद्रों में सुनामी आ जाएगी। यहाँ के ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो टूटकर हजारों किलोमीटर की स्पीड से एक साइड जाकर गिरेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ ना तो ज्वालामुखी में कुछ बदलाव हुए हैं और ना ही यहाँ पे कोई ऐसी घटना घटी है जिसे ये साफ साफ पता चल सके कि धरती के घूमने की गति रुक चुकी है। यहाँ बस ये इंसान, ये पेड़ पौधे, ये चलती हुई गाड़ियां, ये हवाएं स्थिर हुए हैं। लेकिन यहाँ पे धरती पे ऐसा कुछ बदलाव भी नहीं हुआ जिससे ये साफ साफ पता चल सके कि सच में धरती के घूमने की गति रुक चुकी है। मैं ये सोचते हुए उस किताब के पन्नों को उल्टाता गया। मैं और आगे उस किताब को पढ़ा और तब जाके मुझे पता चला कि ऐसा अगर धरती पर सिर्फ इंसान स्थिर हुए हैं, पेड़ पौधे स्थिर हुए हैं, समय स्थिर हुआ है तो सिर्फ समय को रोका गया है, धरती के घूमने की गति को नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार किया था। महाभारत के समय में सिर्फ समय को रोका गया था और वैसे ही अगर समय को रोका जाए तो इंसान, पेड़ पौधे, सभी चीजें स्थिर हो जाती है। वहां पे ऐसी उल्टी सीधी जानकारियां दी गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? समय को कोई कैसे रोक सकता है? लेकिन ये धार्मिक ग्रंथ लग रहा था। मुझे इसके अलावा और कोई किताब वहां मिला ही नहीं जिसमें समय से जुड़ी कोई जानकारियां दी गई हो। मुझे इसके ऊपर भरोसा करना ही था। मैं यही सोचकर उस किताब को पढ़ता गया। मैं उस किताब में ये जानकारियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि चलो अगर समय को रोक दिया जाए तो उसे पुनः कैसे शुरू किया जा सकता है, उसे फिर से स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। मैं यही सोचकर उस पूरे किताब को पढ़ा और तब जाकर मुझे पता चला, वहां लास्ट पेज पे जानकारियां दी गई थी कि अगर आपको समय चक्र से जुड़ी कोई जानकारियां चाहिए कि कैसे समय चक्र को रोका जाता है, उसे फिर से कैसे शुरू किया जाता है, तो आपको श्रीलंका जाना चाहिए। श्रीलंका के उस पहाड़ी पर जहां रावण का महल बना हुआ है। असल में वो कोई पहाड़ी नहीं है, वो एक खोखली पहाड़ी है। आप ये समझे कि वो एक तरह का बक्सा है और उसके अंदर कई सारे रहस्यमय किताबें हैं जो कि रावण ने खुद अपने हाथों से लिखे हैं। नक्षत्र से जुड़ी, वो कैसे समय को अपने वश में करता था, नक्षत्र कैसे उसके वश में थे, आखिर कैसे सारे ग्रह नक्षत्र रावण की आज्ञा का पालन करते थे। अगर आपको यह जानकारी चाहिए तो आपको उन किताबों को पढ़ना होगा, आपको श्रीलंका जाना होगा और इस खास मंत्र को बोलना होगा। इस खास मंत्र को बोलते ही उस पहाड़ी में एक दरवाजा खुलेगा और उसी दरवाजे के जरिए उस पहाड़ी के अंदर जाना है। वहाँ कई सारे किताबें होंगी जो रावण की किताबें होंगी। वहाँ पे मसाले जल रही होगी जो कि जादुई मसाले हैं।
रावण की शक्तियों से बनाई गई मसाले जो हमेशा जलती ही रहती है। वहाँ ऐसी जानकारियाँ दी गई थी, वहाँ मंत्र भी लिखे गए थे। और मैं सोच रहा था यकीनन ये कोई मनगढ़ंत कहानियों वाली किताब है जिसे किसी ने अपने मनोरंजन के लिए लिख दिया होगा। और तभी मैंने एक चीज नोटिस किया, वहाँ किताब में लिखा गया था कि श्रीलंका के उस जगह पर जाना है, उस पहाड़ी पर जाना है जहाँ पे रावण का महल बना हुआ है। महल बना हुआ है यानी कि ये किताब उस समय लिखा गया है जब रावण का महल श्रीलंका में मौजूद था। अभी तो उसके अवशेष भी नहीं बचे होंगे। और ये किताब उस समय लिखा गया है जब रावण का महल श्रीलंका में था। मैं वहां उस किताब में ढूंढने लगा, आखिर इसे लिखा किसने है, लेखक का नाम तो होगा। और तब जाकर मुझे लेखक का नाम भी मिला। और लेखक का नाम देखते ही मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वहां उस किताब में 2 लेखक का नाम लिखा हुआ था। पहला तो महर्षि वाल्मीकि और दूसरा तुलसीदास जी। यानी कि इस किताब को आधा महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था और आधा तुलसीदास जी के द्वारा। वाल्मीकि जी जो कि त्रिकालदर्शी थे, वो कुछ भी गलत नहीं लिख सकते। इस किताब में दी गई सारी जानकारियां सच्ची है। मुझे इस पर यकीन करना ही होगा, मुझे श्रीलंका जाकर देखना ही होगा। मैं यही सोचकर उस किताब में दी गई मंत्रों को याद कर लिया और मैं उस लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। मैं अब श्रीलंका जाना चाहता था, उसी जगह पर जाना चाहता था जहां पर रावण का महल बना हुआ है। उसी पहाड़ी में वो दरवाजा खुलेगा जिसमें की किताब है और मैं उस किताब को पढ़ूंगा, उस जानकारियों को हासिल करूंगा कि कैसे बंद पड़े समय चक्र को फिर से शुरू किया जा सकता है। मैं यही सोचकर वहीं पास ही में खड़ी एक गाड़ी को लिया और श्रीलंका जाने के लिए निकल पड़ा। मुझे वहां पहुंचने में 3 दिन और कुछ घंटे लगे। मैं कई जगह खुद से ही पेट्रोल पंप पर जाकर खुद से गाड़ी में डीजल डाला था और इसी तरह मैं पहुंचा श्रीलंका। मैं श्रीलंका पहुंचकर सबसे पहले रावण के उस जगह पर गया, उस पहाड़ी पर गया जहां पे रावण का महल कभी हुआ करता था। उसे आज भी एक धरोहर के रूप में रखा गया था। वहां पे कई सारे सिक्योरिटी गार्ड थे जो कि स्थिर हो चुके थे। वहां पे भी समय को रोका गया था और मैं चलता हुआ उसी पहाड़ी के पास गया। वहां जाकर मैं उस खास मंत्र को बोला। वहां पर मैं कहीं घूमकर देखना नहीं चाहता था कि यहाँ पे क्या है नहीं है, क्योंकि मुझे अपने काम पे ध्यान देना था। मैं उस पहाड़ी के पास पहुंचते उस मंत्र को बोला और मंत्र को बोलते ही उस पहाड़ी में एक चमकता हुआ दरवाजा खुला। ये एक बड़ा सा दरवाजा था और मैं उस दरवाजे से अंदर गया। दरवाजे से अंदर जाते ही वहां उस पहाड़ी के अंदर कई सारे मसाले लगी हुई थी। ये पहाड़ी पूरी तरह से खोखली थी और वहां उस पहाड़ी के चारों ओर दीवारों पर जलती हुई मसाले। और ये देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया, उस किताब में जो भी जानकारियां दी गई थी सब सच्ची है। यहाँ आज भी ये मसाले जल रही है। मैं वहां किताबों को ढूंढने लगा, कहाँ है वो किताब, लेकिन मुझे वहां कोई किताब मिला ही नहीं। वहां उसी खोखली पहाड़ी में एक स्विमिंग पूल सा बना हुआ था, एक छोटा सा तालाब सा बना हुआ था। और मैं सोचने लगा क्या पानी के अंदर किताब हो सकता है, क्योंकि यहाँ आसपास तो किताब दिख नहीं रहा। हो भी सकता है क्योंकि रावण का वो जादुई किताब था और वो उन किताबों को कहीं ना कहीं छुपा कर ही रखा होगा। हो ना हो पानी के अंदर ही वो उन किताबों को छुपा कर रखा होगा। मुझे इस तालाब के अंदर जाकर देखना चाहिए। मैं यही सोचकर उस तालाब के अंदर कूद गया और उसमें कूदते ही मैं काफी अंदर जाना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था ये तालाब काफी ज्यादा गहरा है। मैं तालाब के अंदर जाता गया और अब मुझे ऐसा अनुभव होने लगा था ये कोई तालाब नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा समुंदर है। मैं उस समुंदर के अंदर जाता जा रहा था, नीचे जाता जा रहा था और ऐसे ही लगभग 5 मिनट बाद मैं उस तालाब के तह तक पहुंच पाया था। इस बड़े से समुंदर के तह तक पहुंच पाया था और मैं देखा वहां पानी के अंदर भी मैं सांसें ले पा रहा था, साफ साफ देख पा रहा था। और वहां आसपास चमकती हुई किताबें ही किताबें। यहाँ एक कमरा सा बना हुआ था समुंदर के अंदर। इस तालाब के अंदर एक कमरा सा बना हुआ था
और इसी कमरे में रखी हुई थी कई सारे चमकती हुई किताबें। मैं वहां देखने लगा। मैं सभी किताबों को एक एक करके देखता गया। कौन सी है स्पेस से जुड़ी हुई किताबें, नक्षत्र से, समय से जुड़ी हुई किताबें। वहां सभी किताबें अलग अलग पत्थर पर रखी हुई थी और मैं चलता हुआ सभी किताबों को देखता रहा। और तब जाकर मुझे एक ऐसा किताब भी मिल ही गया जो कि समय से जुड़ी हुई थी। मैं उस किताब को पढ़ना चाहता था। मैं उस तालाब के अंदर तैरता हुआ किसी तरह से चलता हुआ उस बड़े से पत्थर के पास गया जिस पर यह किताब रखी हुई थी, और मैं उस किताब को उल्टाने के लिए जैसे अपना हाथ लगाया, वहां पानी में बहुत बड़े बड़े बुलबुले उठना शुरू हो गए थे। ऐसा लग रहा था पानी के अंदर कोई जानवर है जो अब सांस लेना शुरू हो गया है। और फिर देखते ही देखते वहां पानी के अंदर एक बड़ा विशाल सा सांप, जिसका पूरा का पूरा शरीर हरे रंग का था और वो अपने शरीर से सभी किताबों की रक्षा कर रहा था। उसके शरीर सभी किताबों तक पहुंचे हुए थे और जैसे ही मैंने उस किताब को छुआ था, मेरी किताब छूते हुए जागृत हो चुका था। उसकी लाल लाल चमकती हुई आंखें खुली थी पानी के अंदर, और मैं ये देखकर पानी से बाहर निकलने के लिए अपना हाथ पांव मारने लगा। लेकिन तभी वो विशाल सा दिखने वाले सांप ने मुझे अपने शरीर से पकड़ लिया, अपनी पूंछ से पकड़ लिया, और वो मुझसे बातें करने लगा। ये सांप मुझसे बातें भी कर रहा था। ये कह रहा था, कौन हो तुम और तुम कैसे यहाँ पर आए हो? कौन हो, सच सच बताओ। और तब मैं कहने लगा, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और दुनिया पे बहुत ही बड़ा खतरा छा चुका है। समय को रोका गया है और मैं समय चक्र को पुनः कैसे शुरुआत किया जा सकता है, इसी जानकारी के तलाश में यहाँ पर आया था। यहाँ ऐसी किताबें हैं जिसमें ये जानकारियां बताई गई है कि कैसे समय चक्र को फिर से शुरुआत किया जा सकता है। मैं रावण के उन किताबों को पढ़ने के लिए आया था जिसमें ये जानकारियां हैं। मेरी ये बात सुनकर वो सांप भी कहने लगा, सच बोल रहे हो? मैं भी कहने लगा, हाँ, मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और आज भी मैं सच बोल रहा हूं। मेरी ये बात सुनकर उस सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो 1 मिनट तक अपनी आंखें बंद कर ही रखा। फिर उसने अपनी आंखें खोला और वो कहने लगा, यकीनन दुनिया पे काफी ज्यादा मुसीबत छा चुकी है और तुम दुनिया की भलाई के लिए इस किताब को पढ़ना चाहते हो, इसलिए तुम्हें इजाजत है, तुम इस किताब को पढ़ सकते हो। इतना बोलकर वो सांप फिर से वहीं पानी के अंदर ही लेट गया और वहां पानी के अंदर बन रहे वो छोटे छोटे बुलबुलों में वो समा गया। वहां पता नहीं चल पा रहा था कि यहाँ पर कोई सांप भी है। मैं वहां उन किताबों को उल्टाकर, उसके पन्नों को उल्टाकर पढ़ना शुरू कर दिया और ये किताब के पन्ने काफी ज्यादा भारी। इस किताब का हर एक पन्ना इतना ज्यादा भारी था कि मुझे अपने दोनों हाथों से पूरे बल को लगाकर उल्टाना पड़ रहा था। मैं ऐसे ही किसी तरह से उस पन्ने को उल्टाता गया और ऐसे में उस पूरे किताब को पढ़ा। पूरे किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि समय चक्र को सिर्फ 3 ही लोग रोक सकते हैं। पहला तो भगवान, जिन्होंने खुद समय को बनाया है, और दूसरा रावण जो कि समय को रोक सकता है, और तीसरा काल पिशाच जो कि दूसरी दुनिया में रहते हैं। वो दूसरी डायमेंशन में रहते हैं। वो लाखों सालों में कभी कभार अपनी डायमेंशन से हमारी डायमेंशन में आ जाते हैं और वो समय को रोक सकते हैं। उसका शरीर किसी इंसान के जैसा होता है और उनके शरीर पर बड़े बड़े पंख होते हैं। काल पिशाच समय को इसलिए रोकता है कि वो अंधेरे में ही इंसानों का शिकार कर सकता है, इंसानों को मारकर उसका खून पी सकता है। सूर्य की रोशनी में वो धरती पर रह ही नहीं सकता, उसकी मौत हो जाएगी। वो ज्यादा देर तक सूर्य के प्रकाश में इंसानों का शिकार नहीं कर सकता, इसीलिए वो सबसे पहले समय चक्र को रोकता है और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में वो अंधेरा कायम करता है और उसी अंधेरे में शिकार करता है इंसानों का, ऐसे जीव का जिसे खाकर वो जिंदा रह सके, जिसे खाकर वो अपने खून पीने की तलब को मिटा सके। उसे मारना बहुत ही आसान है, बस समय चक्र को फिर से शुरू कर दिया जाए और सूर्य की रोशनी पड़ते ही वो काल पिशाच खत्म हो जाते हैं।
कुछ ही देर में सारे काल पिशाच खत्म हो जाते हैं। वहाँ उस किताब में ऐसी जानकारी दी गई थी और इस जानकारी से थोड़ी ही आगे पर मुझे वो जानकारी भी मिली कि अगर समय चक्र बंद पड़ चुका है तो उसे कैसे शुरू करना है। वहाँ खास तरह के 2 मंत्र बताए गए थे। पहला मंत्र तो था कि इस मंत्र को बोलने पर हवा में एक दरवाजा खुलेगा और वो दरवाजा तुम्हें समय चक्र तक लेकर जाएगा। समय चक्र तक पहुंचकर इस मंत्र को बोलना है। इस मंत्र को बोलते ही समय चक्र पुनः फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले समय चक्र तुमसे कुछ सवाल पूछेगा। अगर उसके सवालों के जवाब देने में सक्षम रहे तो ही तुम समय चक्र को पुनः शुरुआत कर पाओगे, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। इसे इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। अगर तुम समय चक्र के द्वारा पूछे गए सवालों में से किसी एक सवाल का भी जवाब गलत दिए तो तुम्हारा शरीर वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये समय चक्र का नियम है। चाहे वो समय को बदलने वाला खुद भविष्य से ही क्यों ना आया हो। वहाँ ऐसी जानकारियां दी गई थी और मेरे पास कोई उपाय भी नहीं था। मुझे समय चक्र को फिर से शुरू करना ही होता। अगर नहीं करता तो हमारी दुनिया खत्म हो जाती साल 2080 में। मैं वहाँ उस समुद्र से बाहर निकला, उस तालाब से बाहर निकला और उस पहाड़ी के उसी दरवाजे से बाहर निकलकर पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से में चढ़ गया और वहाँ चढ़कर मैं मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ जो मंत्र लिखे गए थे, मैं जैसे उन मंत्रों को बोला, मेरे मंत्र बोलते ही हवा में एक चमकता हुआ दरवाजा खुल चुका था। ये दरवाजा काफी ज्यादा रोशनियां छोड़ रही थी और मैं उन रोशनी में थोड़ी थोड़ी देख पा रहा था। उस दरवाजे के दूसरी तरफ कई सारे ग्रह थे, घूमते हुए ग्रह, जैसा कि टाइम मशीन में मैं पहले भी देख चुका था। और मैं अब उस दरवाजे के जरिए अंदर जाना चाहता था, तभी तो मैं समय चक्र तक पहुंच पाता। मैं अपना कदम बढ़ाता हुआ हवा में बने उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैं नीचे नहीं गिर रहा था, क्योंकि ये दरवाजा हवा में बना हुआ था और मैं चलता हुआ उसी दरवाजे के अंदर चला गया। जैसे मैं दरवाजे के अंदर गया, एक तेज रोशनी सी हुई और दूसरे ही पल मैं अंतरिक्ष के उस हिस्से में था जहां पे कई सारे नए नए ग्रह बन रहे थे, नए नए तारे। लगभग 1 सेकंड में हजारों तारे बन रहे थे और मैं वहां से सूर्य को देखने लगा। सूर्य कहां पर है? सूर्य बिल्कुल छोटा सा दिखाई पड़ रहा था, जो कि एक मोती के आकार का लाल चमक रहा था। और मैं हैरान था, धरती पर से तो सूर्य काला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से ये सूर्य लाल दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तारे भी चमक रहे हैं और धरती पर से ये तारे सारे काले दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यही सोचते हुए वहां अंतरिक्ष में सामने देखने लगा और तब मैं गौर कर पाया, सामने अंतरिक्ष में बना हुआ था एक बड़े से आकार का घड़ी। इस घड़ी का फैलाव अंतरिक्ष में कितना दूर तक है ये मैं पता नहीं कर पा रहा था। जहां तक मेरी नजर जा रही थी सभी जगह इस घड़ी का फैलाव था, चलता हुआ घड़ी का फैलाव। और मैं अब ये अच्छी तरह से समझ चुका था कि यही समय चक्र है। ये आसमान का सबसे ऊपरी हिस्सा था, स्पेस का सबसे ऊपरी हिस्सा था। इसके ऊपर एक भी ग्रह, एक भी तारे दिखाई नहीं पड़ रहे थे और नीचे आकाश गंगाएं ही आकाश गंगाएं। यहाँ नीचे कई सारे आकाश गंगाएं थे। मुझे ये तक नहीं पता चल रहा था कि कौन से आकाश गंगा में हमारा पृथ्वी है, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी आखिर है कौन सा। वहाँ सब कुछ सामान्य था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि समय चक्र को रोका गया है। सारे ग्रह घूम रहे थे, नए नए तारे बन रहे थे। और अब मैं बात करना चाहता था, समय चक्र से बात करना चाहता था, पूछना चाहता था कि धरती पर हुआ क्या है, क्या समय चक्र को रोका गया है। मैं वहीं आकाश में ही, वहां अंतरिक्ष में ही बातें करने लगा। मैं वहां समय चक्र की ओर देखते हुए कहने लगा, क्या पृथ्वी के समय को रोका गया है? अगर समय चक्र को नहीं रोका गया है तो वहां पे सारे इंसान ऐसे स्थिर क्यों हो गए हैं? और तब कुछ देर के बाद आकाश में गूंजती हुई काफी भारी सी आवाज आई थी, समय चक्र को रोका गया है, पृथ्वी के समय चक्र को रोका गया है। ऐसी आवाज आई थी और मैं कहने लगा, लेकिन अगर समय चक्र को रोका गया है तो फिर पृथ्वी पे
सब कुछ सामान्य कैसे है? वहां पे तो भूकंप आ जाना चाहिए था, धरती उलट पलट हो जानी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ इंसान स्थिर है, हवाएं स्थिर है और भी कई सारी चीजें स्थिर है, लेकिन धरती पर तो कुछ भी ऐसा नुकसान ही नहीं पहुंचा। तो आवाज आया था, समय चक्र को रोकने का मतलब ये थोड़ी है कि धरती का घूमना बंद हो जाएगा। धरती का घूर्णन बंद नहीं हुआ है, सिर्फ समय चक्र को रोका गया है। अब मैं कहने लगा, अगर समय चक्र रोका गया है तो फिर यहाँ पर नए नए तारे कैसे बन रहे हैं, नए नए ग्रह का निर्माण कैसे हो रहा है? ये भी तो रुक जाने चाहिए। तो वहां फिर से आवाज आया था, क्योंकि सभी ग्रहों के समय अलग अलग होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि पृथ्वी अगर नष्ट हो जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा? नहीं, पृथ्वी का समय अलग है और बाकी ग्रहों का समय अलग, और मैं उसे चलाता हूँ। मैं सभी ग्रहों के समय को कंट्रोल करता हूँ। वहां ऐसी आवाज आई थी और मैं कहने लगा, तो फिर पृथ्वी के समय को फिर से पुनः से पृथ्वी के समय चक्र को शुरू करना है। मैं इतना बोला ही था कि तभी फिर से आवाज आया था, तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम इन 3 सवालों के जवाब दे पाए तो ही पृथ्वी के समय को पुनः शुरुआत किया जाएगा। तो मैं भी कहने लगा, ठीक है, पूछिए पूछिए, क्या है आपके 3 सवाल? तो उधर से आवाज आई थी, पहला सवाल, समय क्या है? अब मैं भी कहने लगा, समय को वास्तविकता का चौथा आयाम माना जा सकता है, जिसका उपयोग त्रिआयामी अंतरिक्ष में घटनाओं के वर्णन को करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी चीज है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। मैंने ये जवाब दिया और समय चक्र के ओर से भी ये जवाब आया, सही जवाब। तुम पहले सवाल का जवाब सही दे पाए, लेकिन दूसरा सवाल, समय की गति क्या है? मुझसे सवाल पूछा गया था कि समय की गति क्या है, और मैं भी कहने लगा, समय की गति कुछ नहीं होता, क्योंकि समय खुद गतिशील है ही नहीं। अगर हम किसी गतिशील वस्तु के बराबर खुद भी गतिशील हों तो फिर वस्तु हमें रुकी हुई प्रतीत होती है। मैं इतना बोल रहा था कि तभी समय चक्र की ओर से जवाब आया, तुम अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे ना कि समय को तभी रोका जा सकता है जब किसी ग्रह को रोका जाए। पृथ्वी के समय को तभी रोका जा सकता है जब पृथ्वी के घूर्णन गति को रोका जाए। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सवाल ही है, ब्रह्मांड के समय को कैसे रोका जा सकता है? ब्रह्मांड तो कोई ग्रह है ही नहीं, बल्कि जितने भी ग्रह, तारे, गैलेक्सीज हैं, सभी इसी यूनिवर्स के अंदर बनते हैं। तो तुम बताओ कि यूनिवर्स के समय को कैसे रोका जा सकता है? अब मैं भी समय चक्र के इस सवाल को सुनकर सोच में पड़ गया। हाँ, ब्रह्मांड के समय को कैसे रोका जा सकता है? यहाँ नए नए तारे तो बनते ही रहते हैं। अगर ब्रह्मांड के समय को रोकना हो तो फिर क्या करना होगा? समय चक्र को ही तो रोकना पड़ेगा। बस यही हो सकता है। मैं कहने लगा, अगर ब्रह्मांड के समय को रोकना है तो समय चक्र को रोकना पड़ेगा, यानी कि आपको रोकना पड़ेगा। और तब उधर से जवाब आया था, हाँ, बिल्कुल सही जवाब। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मैं पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का समय चक्र हूं और मैं सभी ग्रह, तारे, नक्षत्र सभी के समय को काबू करके रखता हूं। तुम्हें भले ही लगेगा कि बिना पृथ्वी के घूर्णन गति को रोके बगैर ही पृथ्वी के समय को कैसे रोका जा सकता है, ये तो साइंस के बिल्कुल परे है। लेकिन मैं तुमसे पहले ही कहा हूं कि मैं कंट्रोल करता हूं ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रहों के समय को। अगर मैं चाहूं तो बिना किसी भी ग्रह के घूर्णन गति को रोके बगैर ही वहां के समय को रोक सकता हूं, जैसा कि मैंने पृथ्वी पे अभी समय को रोक कर रखा है। वो काल पिशाच, जिसे वो मंत्र पता है, उस मंत्र को बोलकर वो चाहे तो किसी भी ग्रह के समय को मुझसे रुकवा सकता है और चाहे तो किसी भी ग्रह के समय को पुनः वो शुरुआत करवा सकता है मुझसे बोलकर। वो मेरे पास आया था, उसने भी मेरे 3 सवालों के जवाब दिए और सही जवाब होने के कारण मैं पृथ्वी के समय को रोक दिया। जैसा कि उन काल पिशाचों का कहना था कि तुम्हें पृथ्वी के समय को रोकना होगा, और मैं रोका। लेकिन अब तुम आए हो, तुम रुके हुए समय को शुरुआत करने वाली मंत्रों को बोले हो, फिर से शुरुआत करने वाली मंत्रों को बोले हो और मेरे 3 सवालों के जवाब भी दिए हो।
इसलिए मैं समय को फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। पृथ्वी पे जो समय स्थिर हो चुका था वो अब फिर से शुरू होने वाला है। वहाँ पृथ्वी पर जितने भी काल पिशाच हैं, सूर्य की रोशनी पड़ते ही सारे काल पिशाच जलकर भस्म हो जाएंगे। वो इतना बोला था और तभी मैंने देखा अंतरिक्ष के बड़े से स्थान में ये जो बड़ा सा घड़ी के आकार का समय चक्र बना हुआ था, जो कि घड़ी जैसा ही देखने में लग रहा था। और उसमें मैंने देखा एक घड़ी की सुइयां जो कि पहले से बंद पड़ी हुई थी, वो अब चलना शुरू हो गई थी। और तब समय चक्र का कहना था, तुम्हारे पृथ्वी का समय शुरू हो चुका है। वहां पे जितने भी काल पिशाच थे सभी सूर्य की रोशनी में जलकर भस्म हो चुके हैं। वहां पे समय स्थिर था, वो अब चलना शुरू हो गया है। सारे इंसान जितने भी बचे हुए हैं सब फिर से अपने रोजमर्रा के काम में बिजी हो चुके हैं। अब तुम्हें भी अपनी दुनिया में जाना चाहिए। मैं भी वहां उसी दरवाजे की ओर बढ़ने लगा जिस दरवाजे से मैं यहाँ समय चक्र तक पहुंचा था। मैं उस दरवाजे के अंदर गया और मैं श्रीलंका के उसी पहाड़ी पर पहुंचा जहां से मैं समय चक्र तक पहुंचा था। और वहां मैं पहाड़ी के ऊपर से ही देख रहा था, वहां पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वाले थे सभी अपने अपने काम पर लगे हुए थे। कई सारे पर्यटक जो यहाँ श्रीलंका में घूमने के लिए आ रहे थे। और अब मैं भी अपने समय में वापस जाना चाहता था। मैं अपने कलाई से उस टाइम मशीन को निकाला, जमीन पर रखा और उस खास तरह के बटन को दबा दिया जिससे ये मशीन बड़ा होता। मशीन बड़ा हुआ और वहां चमकता हुआ दरवाजा, मैं उसी दरवाजे से मशीन के अंदर गया और मैं वर्तमान के समय में पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं वर्तमान के समय में पहुंचा तो ये साल चल रहा था 2065। मैं समझ नहीं पाया साल 2065 कैसे आ गया है। मैं बार बार अपने टाइम मशीन से वर्तमान के समय में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हर बार साल 2065 में ही पहुंच रहा था। मैं समझ नहीं पाया। मैं अपने टाइम मशीन से बाहर आया और उसे फिर से अपने कलाई घड़ी के रूप में अपने कलाई पर पहन लिया। और मैं सबसे पूछने लगा, ये साल कौन सा चल रहा है? सभी का कहना था साल 2065। मैंने वहां डिजिटल घड़ी में डेट देखा, कई लोगों से पूछा, गूगल में समय सर्च मारा और सच में ये साल 2065 था। मैं समझ नहीं पाया आखिर ऐसा कैसे हो गया। मेरी उम्र नहीं बढ़ी है, शायद मैं लाइट की गति से टाइम ट्रेवल कर रहा था इसी कारण। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं अंतरिक्ष में गया था समय चक्र के पास, वहां मैंने सिर्फ 7 दिन बिताए और यहाँ धरती पे वर्तमान के समय में 42 साल बीत चुके हैं। मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं। क्या मैं अतीत में जाऊं? क्या मैं अतीत में जाकर फिर से 2023 से अपना जीवन जीऊं? नहीं, ये साल चल रहा है 2065 और धरती पर अब बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है। मुझे साल 2065 में ही जीने में बहुत मजा आ रहा। मैं फिर से साल 2023 से अपना जीवन नहीं जीना चाहता। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बार राय लेना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे फिर से अपना जीवन 2023 से जीना चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट में बताना ना भूलें।